Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं हम ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स पे 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एंथैल्पी चेंज इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आज की जो हेडिंग है वो जरा ध्यान से सुनिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी चेंज इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। आज की हमारी हेडिंग यही है, एंथैल्पी चेंज इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, और स्ट्रिक्टली ये स्टेट बोर्ड के हिसाब से चल रहा है तो वैसे ही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जो पहला है हम देखेंगे एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन, अब फेज ट्रांजिशन मतलब क्या है? जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है किसी सब्सटेंस को, तो क्या हीट देना होगा, फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में, या फिर डायरेक्टली सॉलिड से सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देना है, वेपर। तो ये था एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। फेज मतलब स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर गैस टू सॉरी सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, ऐसे ले सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक दूसरे पार्ट की जिसमें हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंज, सेम एंथैल्पी चेंज इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। अब एटॉमिक या मॉलिक्यूलर चेंज मतलब क्या है? जैसे जैसे सबसे पहले इसमें आता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जी हाँ, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक एटम है उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी लगेगा जब वो एटम कौन से स्टेट में होगा? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, अकेला होगा, गैसियस स्टेट में होगा, तब आप उसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी हीट होगी और वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं एंथैल्पी चेंज इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि एंथैल्पी इज नथिंग बट व्हाट? हीट ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप क्या हीट ट्रांसफर करते हो उसे ही कहते हैं एंथैल्पी। तो ये मैं दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। तो ये तो आपने आयनाइजेशन बनाया। आयनाइजेशन मतलब जैसे कोई एक एटम था ए और उसको क्या कर दिया आपने, ए प्लस बना दिया। ठीक है, इसी का एक रिवर्स भी ले सकते हैं, बी। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन, जैसे कोई एक एटम है, मान लीजिए जैसे कोई एटम है सी, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और सी माइनस बना दिया। और ऐसा करने पे दो चीजें हो सकती है, या तो वो एनर्जी रिलीज करेगा या फिर वो एनर्जी आपको बाहर से देनी होगी। तो उसमें जो भी हीट का आदान प्रदान होगा, जो भी हीट का लेना देना होगा, उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये बी हो गया। अब इसी में हम देख लेते हैं इसका सी पार्ट भी। ओके, सी पार्ट में हम क्या देखेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या देखेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या फिर बॉन्ड एनर्जी। एटमाइजेशन को ये हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। सारे बॉन्ड को तोड़ देंगे और पूरा कंप्लीटली उसको किस में ला देंगे? एटम में। इसके लिए भी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है ए बी, तो आपने उसे तोड़ के क्या बना दिया? ए प्लस बी। या फिर ए बी थ्री है तो उसे तोड़ के आपने क्या बना दिया? ए प्लस थ्री बी। तो ये एटमाइजेशन में हम डिस्कस करते हैं। और इसमें जो सबसे लास्ट पार्ट है वो फोर्थ पार्ट है। जी हाँ, उसी का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जगह ना होने की वजह से। तो जो लास्ट पार्ट है वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या? जी हाँ, जब आप एक सोल्यूट को एक मोल सोल्यूट को
जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या तो एंडोथर्मिक होगा, मतलब या तो हीट रिलीज होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। तो वो कितनी होती है उसे हमें बकायदा पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इसी पे, तो आप इसे नोट कर ले नोटबुक पे अच्छे से, ताकि आपका नोट्स वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला वाला पार्ट, दैट इज फेज ट्रांजिशन, जिसमें हम बात करेंगे सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन की। और सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, उसे हम कहते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला वाला, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, FUSION, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या फिर आप इसे कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। और इसका जो सिंबल होगा वो होगा कुछ इस तरह से, डेल्टा, आप यहाँ पे फुस लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए H, तो ये इसका सिंबल हो गया, डेल्टा H फुस। फुस नहीं, फ्यूजन, फ्यूजन का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है यहाँ पे फुस। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या? इस प्रोसेस में आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कराएं, इसको सॉलिड को लिक्विड में, और एक गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका एक डेफिनेशन लिखना होता है। तो डेफिनेशन के लिए मैं आपको देता हूँ एक चूरन, इस चूरन का इस्तेमाल कीजिए और अपने सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए, क्योंकि मैंने पास्ट में ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफिकल्टी होती है इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए। तो आपको सब में एक जनरल लिखना है। पहले सबसे पहले ये लिखना है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइड, ओके, पहले आप ये लिख दोगे, फिर उसके बाद प्रोसेस में लिखोगे। क्या प्रोसेस? प्रोसेस मतलब जैसे मेल्टिंग हो रहा है तो मेल्टिंग लिखोगे, इवेपोरेशन हो रहा है तो इवेपोरेशन लिखोगे, अनायन बना रहे हो तो अनायन वाला प्रोसेस लिखोगे, और एंड में लिख दोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जनरली हम तो रूम टेम्परेचर पे ये सब कराते हैं, बट आप चाहें तो 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, जो भी टेम्परेचर आपको चाहिए उस पर आप ये प्रोसेस करा सकते हो। तो क्या लिखोगे? जैसे चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो क्या लिखोगे? एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग अ रिएक्शन। आप लिखते रहिए साइमल्टेनियसली, अपनी नोट्स को भी प्यारे बच्चों बनाते रहिए। तो क्या है? एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग अ रिएक्शन इन विच यहाँ पे क्या लिखोगे? इन विच 1 मोल ऑफ अ सॉलिड is completely converted into its liquid state। तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए ही। क्या लिखेंगे इसमें? एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग अ प्रोसेस इन विच 1 मोल of a solid is completely converted into its liquid state, at constant temperature and pressure। सर मुझे तो ये डाउट आ रहा है सर, आपने यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर जब आप मेल्टिंग करोगे, आइस को मेल्ट करोगे, तो सर उसका टेम्परेचर चेंज होगा ना सर? तो आपने यहाँ पे क्यों लिखा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर? तो प्यारे बच्चों, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब भी फिजिकल चेंज होता है ना, जैसे सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस बनता है, उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये कंटेनर है, इसे ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा हुआ है। सर ये पीछे वाला डाउन इतना छोटा क्यों दिख रहा है? अरे बहुत दूर है, वो पीछे साइड है। और यहाँ पे आपने लगा दिया बर्नर। सर ये कौन सा बर्नर है? जी हाँ, बुनसन बर्नर। कौन सा बर्नर? बुनसन बर्नर, ऑब्वियसली बुनसन बर्नर। चलिए अब इसमें आग लगा दीजिए, ये देखिए आग। सर आग पहले ही लगा दी सर। सर बहुत गर्मी हो रही है। अरे यार मान लो आग बाद में लगा है, इसके अंदर आइस क्यूब्स रखे हुए। क्या रखे हुए हैं? आइस क्यूब्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बर्नर को
लिट कर दिया, आग नहीं लगा देंगे बर्नर में, नहीं तो लैब में आग लग जाएगी। और जैसे ही आपने बर्नर को लिट किया, आप क्या देखते हो, ये आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। तो सर टेम्परेचर तो चेंज होगा जी नहीं प्यारे बच्चों, आप उसके अंदर एक थर्मामीटर डाल, क्या डाल दो, थर्मामीटर। और देखो थर्मामीटर में टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरा आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे ही पूरा आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अगर आप उसके अंदर उंगली भी डाल देते हो तो आप देखोगे आपकी उंगली को कोई गर्म फील होने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है। और मैं यहीं पे अगर ये बात कह दूं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट भी आ सकता है, मैंने मैंने आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट कर दिया। अरे सर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस कैसे मेल्ट होएगा सर, मला तर वाटत नाही, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, મને ખબર નથી लागसे, આ શું વાત करो છો તમે। अरे भाई, जब मैं हीट दे रहा हूँ ना 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को, तो जो गर्मी दे रहा हूँ ना वो गर्मी क्या यूज हो, किधर यूज हो रही है पता है, वो आइस के अंदर के इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करने पे। जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल पकड़ के रखे हैं, तो आप जैसे हीट दोगे ना तो ये उनको दूर करता है। सर वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आइस के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करता है। जी हाँ, और उसी को हम हाई फाई लेवल पे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर छुपी हुई उष्मा। अरे सुषमा नहीं, सुषमा तो अपने घर पे है मेरे भाई। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब वो जो हीट है वो अपने अंदर छुपा लेता है। किसमें, वो हीट किसमें यूटिलाइज हो जाती है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने पे। तो याद रखिएगा टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आइस से लिक्विड वाटर बन गया, टेम्परेचर में कोई चेंज, जी हाँ। तो वो लिक्विड वाटर से वेपर की तरफ जाना चाहेगा ना, उस टाइम पे उसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अगर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे, अगर मान लीजिए पानी वो 25 डिग्री सेल्सियस का और आप उसे हीट दे रहे हो, आप उसे क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी गर्म होगा और वो किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर। ठीक है, हम बात करते हैं आगे उसमें। तो ये फ्यूजन आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैं ले लेता हूँ H2O, कौन से फॉर्म में है ये, आइस, और उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने H2O लिक्विड में। और ये प्रोसेस क्या हो गया, डेल्टा, और ये कौन सा है, मेल्टिंग। तो यहाँ पे लिख दिया मेल्टिंग, या फिर आप लिख सकते हो फ्यूजन। और ये कितना आया, 6.01 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल मतलब एक मोल H2 मॉलिक्यूल है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल किसके, वाटर के। और उसको आपने किस में रखा है, आइस की स्टेट में, और किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। कब, जब आपने इतनी हीट दे दी। और ये किस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस की ये प्रोसेस किया मैंने। किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया है, टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया है, तो ये हीट जो आप ट्रांसफर कर रहे हो ये आपको कम देना होगा। क्या करना होगा, कम देना होगा। क्यों, ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपको जो हीट है वो कम देना पड़ेगा। जो हीट है वो क्या होगा, कम देना पड़ेगा। अरे जो सिस्टम ऑलरेडी गर्म है और आप चाहते हो कि उसमें और वो और गर्म हो जाए, तो आप एक बात बताइए मेरे को, एक कोई बॉडी है जो 25 डिग्री सेल्सियस का, और एक बॉडी जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस का, और आपको दोनों बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है, तो बताइए ना किसमें हीट ज्यादा है, ऑब्वियसली जो कम टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे तो 6.01, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट इससे भी कम लगेगी। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। अब लगे हाथ, यहाँ पे मैं मेल्टिंग के बाद लिक्विड टू वेपर की बात कर लेता हूँ, एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन या फिर वेपराइजेशन। तो यहाँ पे उसके जगह पे क्या आ जाएगा, EVP, या फिर आप क्या लिख सकते हो, वेपराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग रिएक्शन। याद रखिए ये हमेशा, ये चूरन आपको लेके ही चलना है। अरे सर चूरन की बाटली तो किसे में ही रहती है, एक नंबर बेटा, लिखो यहाँ एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ अ, अब यहाँ पे सॉलिड नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिक्विड, is completely converted into its vapor state, completely converted into its vapor state at constant temperature and pressure। सेम इसमें भी होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसे, ठीक है, अब आप इसमें जब हीट दे रहे हो, पानी है इसमें मान लीजिए, और आप इसे हीट दे रहे हो,
ठीक है, तो अभी पूरा पानी किस में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे वेपर। और याद रखिए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पानी क्या होते जाएगा, फटाफट क्या होते जाएगा जी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। याद रखना ध्यान से। ओके, मान लीजिए पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया और जब आप उसको गर्म करोगे तो अब वेपर किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम, और उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप हीट देंगे तो पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो पूरी हीट किस में यूटिलाइज हो जाएगी, जी हाँ, पानी का जो पार्टिकल है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पे काम करेगा और ये उधर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में। अब बहुत सारे लोगों को डाउट आता होगा, सर जब हम कंटेनर लेते हैं और उसमें जब गर्म करते हैं तो उसमें तो पानी बॉईल होने लगता है, सर टेम्परेचर तो क्या होने लगता है, सर टेम्परेचर तो फट से बढ़ जाता है, पूरा पानी ऐसे बॉईल होने लगता है। तो वो केस अलग, वो केस अलग है। मैं यहाँ पे बॉइलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इधर सिंपली अपने को क्या करना है, पानी को किसमें कन्वर्ट करना है, वेपर में। डोंट कंपेयर दैट वन इज अ डिफरेंट केस। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख लेना। तो ये क्या हो गया, enthalpy change accompanying a process in which 1 mole of a liquid is completely converted into its vapor state at constant temperature and pressure is called as enthalpy of, उसे क्या कहेंगे, enthalpy of evaporation। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O वेपर। ठीक है, और इसका भी मैंने कितने डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, 0 पे। तो डेल्टा H वेपराइजेशन, आप वेपराइजेशन को इन दोनों के बीच में भी रख सकते हो। तो ये कितना आ गया, 45.01 किलो जूल पर, जी हाँ, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल थे, सेम वही जो हमने पीछे लिया था, 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो ये जो पूरी हीट आपने देखी ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ये जो 45.01 किलो जूल आपने 1 मोल वाटर को ट्रांसफर की तो पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, उसने पूरे वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखिए, तो आइस से लिक्विड बना और फिर लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर। तो जो दूसरा स्टेप हमने किया उसे कहते हैं इवेपोरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे वाले स्टेप की। तो तीसरा वाला स्टेप क्या आने वाला है, जी हाँ, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इसे मैं मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो आप चूरन को भी बगल में कहीं पे लिख लीजिए और फिर अपनी नोट साइमल्टेनियसली बनाते जाए। अब हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसका सिंबल इस तरह से है। अब इसमें भी वही चूरन आएगा, एंथैल्पी चेंज, क्या, एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन, या फिर आप लिख सकते हो एंथैल्पी चेंज अकॉम्पनाइंग अ रिएक्शन इन विच 1 मोल of solid, 1 mole of solid is completely, 1 mole of solid is completely converted into its vapor state। आपने डायरेक्ट ऐसा सॉलिड लिया, सॉलिड सब नजदीक नजदीक से और सबको दूर कर दिया, सब किस में चले गए, वेपर स्टेट में। सर क्या वेपर और गैस एक ही होता है, तो ये तो बहुत अच्छा डाउट आपने पूछ दिया, इसे हमने क्लियर किया है स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in which 1 mole of a solid is completely converted into its vapor state at constant temperature and pressure। ठीक है, तो ये देखिए, ये H2O सॉलिड, इसको मतलब ये सिंपल सा आइस की स्टेट में है और मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड में। और यहाँ पे जो हीट लगी मेरे को वो कितनी थी, वो थी 51.08 किलो जूल पर। और ये सब कुछ मैंने किस में किया, जी हाँ, ये सब कुछ मैंने किया 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब आप सब समझ रहे होंगे 273 केल्विन का टेम्परेचर। आई होप आप सबको
ये समझ में आ रहा, ठीक है। तो इतने 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इतनी हीट दे दोगे तो ये पूरा जो पानी है जो बर्फ के फॉर्म में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर में। पानी रे पानी तेरा नाम कैसा, ठीक है, ये ऐसे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, हम सब जानते हैं कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब क्या, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे से। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट मतलब सिर्फ उसको इनिशियल और फाइनल से लेना देना है। जैसे ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। मान लीजिए आपने आपने पहले आइस से लिक्विड वाटर बनाया, फिर लिक्विड वाटर से उसको किसमें कन्वर्ट किया, वेपर में। तो इस प्रोसेस में जो टोटल हीट लगी, जो टोटल हीट लगी है वो इक्वल होगी जब आप एक ही स्टेप में पूरे आइस को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, H2O लिक्विड। माफी चाहूंगा मैं यहाँ पे तो मैंने गलती से लिक्विड लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिक्विड नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा वेपर। देखिए यहाँ पे भी वेपर लिखा है, यहाँ पे भी वेपर लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो H2O सॉलिड को पूरा आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, H2O वेपर में, और वो भी कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस। और हीट कितनी लगी, 51.08 किलो जूल पर मोल। तो जरा देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि एंथैल्पी कैसे एक स्टेट फंक्शन है। तो अभी आप जस्ट वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने दो चीजें आपको बताई। एक तो पहला बताया था कौन सा, फ्यूजन का, दूसरा कौन सा बताया था, इवेपोरेशन का। तो मैं दोनों स्टेप को लिखता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, H2O लिया था सॉलिड, फिर मैंने ये H2O मान लीजिए सॉलिड था, फिर मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, या फिर इधर लेता हूँ, ओके, H2O सॉलिड। फिर यहाँ पे क्या लिया मैंने, H2O लिक्विड। ये हमारा मेल्टिंग का स्टेप था। कौन सा स्टेप था, मेल्टिंग। और इसमें कितनी हीट लगी थी, जी हाँ, 6.01 किलो जूल पर मोल, और नो डाउट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर H2O लिक्विड को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, H2O वेपर, अगर आपको याद हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन, जिसमें एक लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर में आपने। तो इसमें जो हीट लगी थी वो कितनी थी, वो थी 45.07 किलो जूल पर मोल, और ये भी मैंने किस पे कराया था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए, और ये जो लास्ट वाला स्टेप आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से वेपर की तरफ। तो इसमें देखिए कितना हीट आया जी, इसमें हीट आया 51.08। 51.08, इसका मतलब क्या, अगर इन दोनों को आप ऐड करें, इन दोनों को आप ऐड करें तो यही बात है। इसका मतलब आप किसी स्टेप को, किसी प्रोसेस को एक स्टेप में कराएं या फिर कितने भी स्टेप में कराएं, उसका उसका एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा, ठीक है। चाहे आप किसी प्रोसेस को एक स्टेप में कराएं या फिर कितने भी स्टेप में कराएं, उसका जो टोटल हीट कंटेंट है, एंथैल्पी चेंज है, वो सेम होगा। आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, इसी को एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने प्रूव किया, जिनका नाम है हेस। जी हाँ, हेस कोई है नहीं, ओके। हेस ने आगे चल के ये प्रूव कर दिया, ठीक है, कि किसी भी प्रोसेस को आप एक स्टेप में कराओ या फिर 10 स्टेप में कराओ, उस प्रोसेस को कराने में जो भी हीट लगेगी वो एक स्टेप में और 10 स्टेप में क्या होगी, बराबर होगी। चलिए मान लीजिए, ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको एक बुक पढ़ना है 50 पेज की, ठीक है। आपको धीरे धीरे रोज एक एक पेज पढ़ते हो तो आपको कितने दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे, ठीक है ना। आपने स्पीड बढ़ा दिया, अब आप 5 पेज एक दिन पढ़ते हो तो कितने दिन लगेंगे, जी हाँ, 10 दिन। बट क्या उससे पेज के नंबर चेंज होने वाले, जी नहीं। तो पेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब बुक बन गई तो पेज फिक्स हो गया, सिर्फ जैसे पेज का नंबर फिक्स है वैसे एंथैल्पी भी फिक्स है। वो डिपेंड करती है बुक की स्टेट क्या है, बुक के पेज कितने हैं। वैसे एंथैल्पी भी किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, और एंथैल्पी स्टेट फंक्शन। तो ये था अपना पहला एग्जाम्पल, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे वाले में। जो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक या मॉलिक्यूलर चेंज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटॉमिक चेंज में एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। तो देखते हैं, मिटा लेता हूँ इसको मैं। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं
एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब देखिए आयन दो तरह से बना सकते हैं, एक तो आप बना सकते हैं कटायन और दूसरा बना सकते हैं अनायन। ठीक है, तो ये जो कटायन बनाने वाला प्रोसेस है वो यही है, अनायन जो है जस्ट इसके बाद वाला प्रोसेस है। तो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, वही चूरन याद रखिए, जिसमें हम 1 मोल एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग रिएक्शन, याद रखिए वही वाला चूरन जो आपको दिया था, ये चूरन बहुत काम करने वाला है। एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ gaseous atom is converted into 1 mole of gaseous atom is converted into 1 mole of cation by loss of 1 mole of electron. 1 mole of cation by loss of 1 mole of electron is called as अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग a reaction in which 1 mole of gaseous atom is completely converted into 1 mole of gaseous cation by loss of 1 mole of electron is called as, at constant temperature and pressure, is called as एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। क्या कहेंगे इसे, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, और इसका सिंबल भी मैं लिख देता हूँ डेल्टा एच आयनाइजेशन। ठीक है, तो ये वही 11th का जो पीरियड टेबल में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, एक कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसको आप निकाल रहे हो, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो क्या लगेगा, एनर्जी, और क्यों एनर्जी लग रही है, क्योंकि न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहा है, और उस न्यूक्लियस के अगेंस्ट आपको काम करना है। उस न्यूक्लियस के अगेंस्ट कैसे काम कर रहा है, सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस चाहता है वो मेरी तरफ आ जाए, लेकिन आप क्या चाहते हो कि वो इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको एनर्जी देना होगा, और कौन से फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, याद रख लेना। तो जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कोई एक एटम सोडियम, और फिर सोडियम से क्या बना दिया, Na प्लस प्लस ई माइनस, तो ये देखिए सोडियम था, ये कौन सी स्टेट में था, गैस स्टेट, तो ये भी किस में आएगा, गैस में। ठीक है, तो इसमें जो भी हीट निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एच आयनाइजेशन, और याद रखना ये हमेशा पॉजिटिव। जी हाँ, यहाँ पे वैल्यूज को याद करना जरूरी नहीं है, वैल्यूज आपको दिए होगा टेक्स्ट बुक में, जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाएगा, वैल्यूज आपको लिखना नहीं। ठीक है, तो ये था, तो ये जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन, मतलब डेल्टा एच आयनाइजेशन H1, और कभी जरूरी नहीं, कभी आप दूसरा भी निकाल सकते हो, हालांकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपको पता होगा सोडियम 281 होता है, और जैसे ही वो Na प्लस बन जाता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, स्टील, आप सबको पता है ऑक्टेट। जी हाँ, बचपन से का सपना था ना सोडियम का, कि जैसे ही उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ऐसा करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो काफी क्या होती है, कम। लेकिन मान लीजिए अगर सोडियम के जगह पे कैल्शियम आ गया, तब क्या करेंगे, तो देखिए कैल्शियम का भी लिखता हूँ, तो कैल्शियम है वो पहले क्या करेगा, Ca प्लस बनाएगा, और फिर क्या बनाएगा, ये भी गैस है नो डाउट, सबको गैस में लेगा, और फिर Ca प्लस एक और इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या बनाएगा, Ca2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। IUPAC कहती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को किधर दिखाएंगे, राइट हैंड साइड में, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और उसने क्या बना दिया, Ca प्लस, जिसमें मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को किधर कर दिया, राइट हैंड साइड में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लॉस दिखा है आपने, डेल्टा एच आयनाइजेशन, ओके, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच आयनाइजेशन, ये फर्स्ट, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और नो डाउट ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ये भी कितना है, 1 मोल है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब वापस इसी को लिया मैंने 1 मोल, फिर ये 1 मोल, और फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। कैटायन से इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, आपको 11th में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से निकाल देता है, तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन जाता है। अरे सर ये किस चिड़िया का नाम ले लिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होता है, जी हाँ, न्यूक्लियस की खींचने की ताकत। अब आप खुद सोचिए, एक न्यूट्रल एटम और एक कैटायन है, कौन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच सकता है, बोलिए कौन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच सकता है, जी कैटायन खींचेगा। तो ये जो सेकेंड प्रोसेस में आप एनर्जी दोगे, जिसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 कहते हैं, डेल्टा एच आयनाइजेशन 2, नो डाउट ये ज्यादा होगा, इससे
डेल्टा एच आयनाइजेशन 1 से ज्यादा क्या होगा, डेल्टा एच आयनाइजेशन 2, और इसी तरह से डेल्टा H1 के कंपेयर में डेल्टा H2 आएगा, डेल्टा H2 के कंपेयर में डेल्टा H3, ये हमेशा ऐसे ही ज्यादा होते जाता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। तो ये था एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या बनाने के लिए, कटायन। अब हम नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और याद रखिएगा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब इस प्रोसेस में हमेशा आपको क्या करना होगा, एनर्जी देना होगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी कौन सी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और वो भी कौन से प्रोसेस में, जी इलेक्ट्रॉन लेने वाले प्रोसेस में। तो उसको आयनाइजेशन कहना थोड़ा गलत होगा, उसके लिए एक अलग नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये डेल्टा EgH होगा। अब ये Eg में E क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन, और G क्या रिप्रेजेंट करता है, गेन। तो इसे हम ओवरऑल कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन भी हम चूरन के हिसाब से ही करेंगे। कौन सा चूरन था, जी हाँ वही, दैट इज एंथैल्पी चेंज अकॉम्पनाइंग अ रिएक्शन, वही वही वाला डायलॉग आप फिर लिखेंगे। कौन सा, एंथैल्पी चेंज अकॉम्पनाइंग अ रिएक्शन इन विच क्या 1 मोल ऑफ gaseous atom accepts इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, याद रखिए ये 1 मोल है। तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, एंथैल्पी चेंज अकॉम्पनाइंग अ रिएक्शन इन विच, देखिए अकॉम्पनाइंग मतलब इट कैन बी एब्जॉर्ब और इट कैन बी रिलीज, बट हमें अच्छी चीज क्या है, डेफिनेशन याद करना है, तो अपना चूरन काम में आ रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंथैल्पी चेंज गवर्निंग अ रिएक्शन, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो एंथैल्पी चेंज अकॉम्पनाइंग अ रिएक्शन इन विच 1 mole of gaseous atom accept 1 mole of electron, accepts 1 mole of electron to form an anion, to form what, anion। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, Cl plus E minus gives what, Cl minus, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा H Eg1, ओके। आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एटम जो है जिसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेता है, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। सर ऐसा क्यों, आप सोचिए ना, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव के बाद जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या ये अनायन ये इलेक्ट्रॉन इजीली लेगा, जी नहीं, तो उसके लिए कुछ एनर्जी लगती है, और इसीलिए ऑक्सीजन के केस में सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये नेगेटिव है, किसके केस में, क्लोरीन, क्यों, क्योंकि क्लोरीन है 287, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो स्टेबल हो जाता है 288। अभी तुरंत आपको डाउट आएगा, सर ऑक्सीजन भी तो 286 है, जब पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो 287 होगा, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो 288 हो जाएगा, लेकिन याद रखिए ये 2 बार इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है वो एक अनायन लेता है, और अनायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा कम होता है, किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, न्यूट्रल एटम या फिर कटायन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी, मतलब आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़े, जैसे कि आपने कोई इनर्ट गैस ले लिया, हीलियम ले लिया, और उसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और हीलियम माइनस बना रहे हैं, ये हालांकि थोड़ा सा हाईफाई लेवल हो जाएगा, स्टेट बोर्ड में ये सब नहीं है, लेकिन ये जैसे ही हम अपनी स्टेट बोर्ड की सीरीज खत्म करते हैं, हम आएंगे एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी को खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद आने वाले अपने तूफानी लेक्चर पे, दैट इज द एंट्रेंस वन। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि ताकि मैं बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ, ठीक है। आई होप आप जरूर मेरा सपोर्ट करेंगे, और चीजों को अच्छे से समझ के आप अपना और मेरा दोनों का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एक लास्ट प्रोसेस है, उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ, एंड दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो इसका डेल्टा एच एटम ऐसे होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज
मैं बता देना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हमेशा नेगेटिव होगा? जी नहीं, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा एटम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखिए नाम में ही बता रहा है एटम। एटम मतलब क्या? कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा, आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? एटम में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे Cl2 को किस में कन्वर्ट कर दोगे? 2 Cl एटम। या फिर CH4 होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? एक कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये है ना बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज होता है। जैसे ये Cl और Cl, दो Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड बना था? जी हाँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट हो गया और इसका भी ऑक्टेट हो गया। तो इसी को आपको तोड़ना है। तो यस, नो डाउट, क्लोरीन टूट के 2 फ्री रेडिकल बनाएगा। फ्री रेडिकल मतलब न्यूट्रल एटम, जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए जैसे मीथेन, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड को तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा। तो क्या सर चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सेम लगेगी? जी हाँ, लगता तो ऐसे ही है, बट एक्चुअली मैं बताऊं, पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए A किलो जूल की एनर्जी लगी, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे CH बॉन्ड को D लगी। सर ऐसा क्यों? सारे बॉन्ड तो सेम है। लेकिन हाँ, आप ऐसे सोचिए, जैसे ही आपने एक CH बॉन्ड को तोड़ा, अब कार्बन पहले जैसा न्यूट्रल नहीं हो गया, अब कार्बन क्या हो गया? एक फ्री रेडिकल जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही आप दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे, अब उसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड का फिजन हो रहा है वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है। सर ये होमोलिटिक क्या होता है? होमोलिटिक मतलब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन रख लेगा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो याद रखना, जो ये हर एक बॉन्ड को आप तोड़ोगे, सबके लिए एनर्जी क्या लगेगी? अलग अलग। लेकिन लेकिन हम जब भी डेटा में न्यूमेरिकल देते हैं, जब भी क्वेश्चन देते हैं, तो आपको एवरेज बॉन्ड एनर्जी देंगे। एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैसे? मान लीजिए पहले को तोड़ने के लिए A लगा, दूसरे के लिए B, तीसरे के लिए C, चौथे के लिए D, तो सबको जोड़ देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ इसी के लिए और मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सर आपने तो हमें डेफिनेशन दी ही नहीं इसकी, तो वही आप वैसे लिख लो ना, एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग अ रिएक्शन in which one mole of a gaseous molecule is completely broken into its constituent atoms. gaseous molecule atom, gaseous molecule atom, याद रखना। और ये सब कुछ कौन से स्टेट में होना चाहिए? जी हाँ, गैस में। नहीं तो क्या होगा? अगर ये सॉलिड में होंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, या फिर कोई दूसरी स्टेट में होंगे, तो वो तो स्टेट कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी, ये भी गैसियस स्टेट में ही होंगे। ठीक है, स्टेट बहुत मैटर करती है, उससे एनर्जी का फैक्टर डिसाइड होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था एग्जाम्पल। मान लीजिए पहला बॉन्ड तोड़ने के लिए 200 किलो जूल की एनर्जी, 200 किलो जूल की एनर्जी लगी। A इज इक्वल टू 200, B इज इक्वल टू 300। जी हाँ, ये किलो जूल है। किलो जूल ऑब्वियसली पर मोल आएगा, क्योंकि हम लोग एक मीथेन का एक बॉन्ड तो तोड़ नहीं रहे। ऐसे पूरा 1 मोल मीथेन होगा जिसका पहला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, पहला बॉन्ड टूटने के बाद CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, दूसरा बॉन्ड टूटने के बाद CH3, ये जनरली इसको कार्बीन बोलते हैं, ऐसा बनेगा, और फिर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो C को मान लीजिए ऐसे कुछ 100 लगा, और फिर D को लगा मान लीजिए 400। ऐसे ही रफ वैल्यू दे रहा हूँ और इसका कुछ रिलेटेड नहीं है। अब ऐसे बिल्कुल मत सोचना सर पहले वाले को कम लगेगी और लास्ट वाले को बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो फिक्स नहीं है। लेकिन हम CH बॉन्ड की एनर्जी कैसे निकालेंगे? ये सबको ऐड कर देंगे, तो A प्लस B प्लस C प्लस D, और कितने से डिवाइड कर देंगे? 4 से, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 400, तो कितना हो गया? ये 500, 600, 1000 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया? 250। मतलब आपको CH4 में, जो ये CH4 में एक बॉन्ड को तोड़ने को एनर्जी लगी, वो 250 किलो जूल है। और ये एक्चुअली मैंने आपको रफ डेटा मतलब मेरे हिसाब से आपको समझाया। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होता है। क्या होता है? एवरेज बॉन्ड एनर्जी, याद रखना। तो सर एवरेज बॉन्ड एनर्जी देते हैं उन लोग को एग्जैक्ट क्यों नहीं देते? क्योंकि देखो आपको ओवरऑल मीथेन का ही निकालना है ना। मीथेन में कितने बॉन्ड थे? 4। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो 250 इंटू 4, देखिए तो भी कितने आ रहा है? 4 ही 1000 ही आ रहा है ना। और ऐसे भी सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा? 1000। अब यहाँ पे मैं आपको रियल डेटा देता हूँ और बताता हूँ
कि एक्चुअल में मीथेन के चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो लगती है 1660 किलो जूल पर मोल। तो एक्चुअल में ये एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि आप सीख गए हो एक सीएच बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग होती है। देखिए हर एक सीएच बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग है, तो ये रियल डेटा है। तो आप इसको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 415 किलो जूल पर मोल फॉर अ सिंगल बॉन्ड। ये जो CH4 था ना, इसमें ये सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी लगी। तो जब आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल आ जाएगा। तो ये था, हमने आज क्या क्या सीखा, एंथैल्पी चेंज इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंज। अब इसमें एक चीज बच गई है जो कि है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाती है तो बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया करो। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोकेमिस्ट्री आ जाएंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट है। तो मैंने वीडियो में जितना हो सके उतना आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और एक आध दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी बताए जो कि सीईटी में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे ताकि वो इसका फायदा उठा सके, ठीक है। और नोटिफिकेशन बटन को आप दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, मतलब बेल आइकन को बेसिकली दबा। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।